हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद बायोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ बिहार का भूगोल भी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि वह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। जैसे कि देखिए, ये 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए, हड़प्पा के जो मृद भांड थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ मृद भांड। ठीक है, हड़प्पा के जो मृद भांड थे उनके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो देखिए, यहाँ पर लाल दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो पढ़ने योग्य लेखन कला है उसके ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है उसको प्रागैतिहासिक कालखंड कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हिस्ट्री का सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया आज। बिहार का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं, आधुनिक हम लोगों ने कवर कर लिया है और हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को भी कवर कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो इतिहास का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, इसमें से ये लोथल है। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो बनावली है वहीं से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ये बनावली हो जाएगा जो कि हरियाणा में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। फ्रेंड्स, धैर्यपूर्वक वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ से आपका रिविजन भी हो जाएगा और फ्रेंड्स आपका एक भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घगर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है और यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा V.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं। ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बोगस-कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि अब देखिए बोगस-कोई एशिया माइनर, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए भगवान इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ही भारत आए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको दसराग युद्ध भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पुरुषनी नदी यानी कि वर्तमान में रावी नदी इसका नाम है, उसी के तट पर लड़ा गया था। और देखिए इसमें जो है राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, और नवा मंडल जो है ऋग्वेद का जो 9 मंडल है, ठीक है, इसमें सभी 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित हैं। ठीक है, सोम जो थे ये आर्यों के मुख्य पेय था और जिसे मंजुवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वां मंडल में बात करें तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। जो 4 वर्ण हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उन्हीं की उत्पत्ति का वर्णन है 10वें में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नवा मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो यह सोम को समर्पित है, इस पेय का नामकृत देवता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद में उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है, 3रे मंडल में। ठीक है, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक दर्शन। देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इसके प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि कनाद हैं। कौन है? महर्षि कनाद हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर। देखिए योग दर्शन के प्रवर्तक तो योग के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो ये गौतम हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो फ्रेंड्स ये कपिल मुनि हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। ध्यान रखेंगे जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह है आपका कौन सा। तो यह 14 पूर्व है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो फ्रेंड्स ये दिया था ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, और यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और यह प्रथम उपदेश जो है यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ महापरिनिर्वाण कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये त्रिपिटक जो है यहाँ विनय पिटक, उसके बाद सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान
सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ये प्रश्न जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका जैन धर्म हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समान नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था और वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं शरीर क्लेश में यानी कि काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आत्मदमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंगम के द्वारा लगाया गया है। बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग के वेबसाइट है इस पर यह 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया था। ठीक है, आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था और अशोक और उसके पौत्र जो थे, अशोक के पौत्र दशरथ, उन्हीं के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनवाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपार नामक गुफा जो थी ये सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, प्रसिद्ध थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे मखली गोसाल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मखली गोसाल जो थे ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो ये उदयन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु का जो पुत्र और उत्तराधिकारी उदयन था उसी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उसके बाद देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये उदयन ने। देखिए प्रश्न लगातार पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी। उसके बाद देखिएगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह थी या फिर गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो था यह हर्यंक वंश का था। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था और यह बिंबिसार का पुत्र था। कौन? अजातशत्रु, बिंबिसार। यहाँ मैं लिखता हूँ बिंबिसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये किया है विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम जोन्स। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक का जो शिलालेख है उसको पढ़ने में सफलता इसी को प्राप्त हुई थी। ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मणी लिपि में जो उद्वाचन किया था इसने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये फ्रेंड्स इंडिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दूत था। तो देखिए मेगास्थनीज जो था फ्रेंड्स यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स यह बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग और उसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो फ्रेंड्स यह है गुजरात का जूनागढ़ का जो अभिलेख है। ठीक है, गुजरात में है जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे।
और ये जो है फ्रेंड्स यह संस्कृत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो फ्रेंड्स यह कलिंग नरेश खारवेल थे। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। तो देखिए फ्रेंड्स इनका संबंध जो था चेदी वंश से भी था और महामेघवाहन वंश से भी था। ठीक है, महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश भी कहा जाता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये आपको पता है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो यह थे स्कंदगुप्त। ठीक है, हुनों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों भी बुरी तरह से पराजित हुए थे। तो यह स्कंदगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो अप्रहत भूमि कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म था, एक पद था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चीनी यात्री संग्यून ने भारत की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स ये 515 से 520 के दरम्यान इसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स ये हेन स्वांग था। सी युकी के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। क्या है फ्रेंड्स, राजतरंगिणी है। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। जो कश्मीर के शासक थे जयसिंह, उन्हीं के शासनकाल में इनको पूरा किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। बाकी देखिए अर्थशास्त्र के बारे में तो आपको पता ही है, चाणक्य। उसके बाद इंडिका हम लोगों ने अभी मेगास्थनीज पढ़ा है। उसके बाद देखिए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो उदंतपुरी जो था यह बिहार में था। ठीक है फ्रेंड्स, उदंतपुरी बिहार में था और इसकी स्थापना पाल वंश का जो प्रथम शासक था, संस्थापक गोपाल, इसी ने करवाया था। कर्नाट वंश का स्थापना मतलब पूछा गया कि संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे ये कौन थे, नान्यदेव थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। ठीक है, वे एक महान योद्धा थे और देखिए नान्यदेव ने कर्नाट वंश की जो राजधानी थी इसको सिमरावगढ़ बनाया था, सिमरावगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, और सिमरावगढ़ ध्यान रखेंगे। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, तो ये हरि सिंह देव थे। तो यहाँ पर देखिए हरि सिंह दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई थी। तो फ्रेंड्स यह हुई थी धर्मशास्त्र के समय में, धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये चौथी बौद्ध संगति थी और यह कश्मीर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। तो फ्रेंड्स यह अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व में जो है यह किया गया था। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स यह राजगृह में या राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु के समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबद्ध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित हैं, इनका सुमेल करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी बोधगया में। प्रथम वाचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तन, और निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और वर्ष 2002 में, ध्यान रखेंगे 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था।
तो यह कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट में बट गया था, हीनयान और महायान। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो महायान शाखा ने बुद्ध को देवता मान लिया और उनकी पूजा करने लगे। इसी के साथ उन्हें अनेक बोधि अस्तित्व की पूजा प्रारंभ की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में। उसके बाद देखिए ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसको अभी हम लोगों ने कवर किया था। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका वैशाली हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और अगर जैन ग्रंथ पूछेगा तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में कितने महाजनपद थे उस समय? तो 3 महाजनपद थे। ठीक है, 3 महाजनपद थे बिहार में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में, यानी कि गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन। उसके बाद देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और इसमें से आपको पढ़ करके आंसर बताना है। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण बताया गया कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए बिल्कुल ये जो है कथन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि दोनों कथन ए और आर सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए बेशक 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था और बंगाल के पाल शासकों ने को संरक्षण देने के फलस्वरूप भी नालंदा का महत्व घटने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र भी थी और गिरिव्रज भी थी, तो दोनों थी। यहाँ पर इसका प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाता तो गिरिव्रज हो जाता। अगर इस तरह से पूछा जाए प्रश्न तो ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर, क्योंकि पाटलिपुत्र भी था और गिरिव्रज यानी कि राजगृह भी था। ठीक है, उदयन पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी यहाँ प्रथम राजधानी, तो यह पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रथम राजधानी जो थी वो राजगृह थी या गिरिव्रज थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह विशाखदत्त जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए निम्न कुल में उत्पन्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह घनानंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह मुख्यतः बना था। तो ये बना था किससे? तो यह लकड़ी का बना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज दोनों ध्यान रखेंगे। अष्टप्रधान ये शिवाजी का जो है मंत्रिमंडल को कहा जाता था, और अष्टदिग्गज जो होता था या कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो फ्रेंड्स 8 कवि थे उनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स ये दक्कन की विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और इसी संदर्भ में अशोक के अभिलेखों जैन एवं तमिल साक्ष्यों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यहाँ पर केवल चंद्रगुप्त दिया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अगर लगा लेंगे
तो ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो फ्रेंड्स यह श्रीलंका था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति। उसके बाद देखो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह भाषा जो है यह प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि पूछेगा तो ब्राह्मणी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो यह लिपि थी खरोष्टी। खरोष्टी जो थी यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो यह आपका हो जाएगा खरोष्टी। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश है उसमें शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, शांति और अहिंसा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है। उसके बाद देखिए केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो यह भाबरू स्तंभ है। ठीक है, भाबरू स्तंभ है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए कौटिल्य द्वारा यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित जो अर्थशास्त्र जो है यह शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत दिया गया है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए विदेश नीति भी है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास भी है। उसके बाद देखिए इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जो है, सप्तांग यहाँ मैं लिखता हूँ, सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक संबंध भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स इसने जो है 7 श्रेणी में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा 7। मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, ये 7 कौन कौन से हैं। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने। तो इसको लिखा है एक अज्ञात जो नाविक था उसी ने लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्योंकि अज्ञात नाविक ने इसको एक लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वह स्रोत है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका है। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बनाया था किसने, पाटलिपुत्र को बनाया था किसने सर्वप्रथम। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो ये बनाया था इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए वैसे उदयन ने सर्वप्रथम जो है इसको राजधानी बनाया था। तो विकल्प में जो है उदयन नहीं दिया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था विम कडफिसेस, जो कुषाण वंश का था विम कडफिसेस, इसी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गांधार शैली और मथुरा शैली, इनका विकास जो है यह कुषाण काल में हुआ था। कनिष्क के समय में जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिली थी। तो ये हो जाएगा कुषाण के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो फ्रेंड्स, शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने शासन किया था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो खारवेल का जो नाम जुड़ा हुआ है ये आपसे हो जाएगा हाथी गुम्फा के लेख के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा के अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो फ्रेंड्स, यह गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखिए, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन सब देशों में व्यापार होता था। तो यहाँ पर देखिएगा ताम्रलिप्ति है। उसके बाद देखिए, पश्चिम भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था भृगुकक्ष यानी कि भड़ौज, वहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा देखिए, कल्याण और बॉम्बे भी उत्तर भारतीय जो है उत्तर भारत में व्यापार यहीं से होता था। तो यहाँ पर देखिए कैम्बे, उसके बाद देखिए कल्याण और ताम्रलिप्ति, इन तीनों से जो है उत्तर भारत में जो है व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये जो भड़ौच है ना, मैंने आपको बताया था कि भड़ौच पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चलिए, जहाँ से पश्चिम के देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। उसके बाद देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंश ने। ठीक है, और भूमि देने का जो प्रथा शुरू किया था ब्राह्मणों को, ये किया था सातवाहनों ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ब्राह्मणों को मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर जो थी ये उपज का छठा भाग होता था। ठीक है, उपज का छठा भाग होता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह देन जो थी अत्यधिक थी गुप्तों की। ठीक है, भागवत अर्थात वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष जो है गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो और विष्णु का जो वाहन गरुड़ है, यह गुप्तों का राजकीय चिन्ह हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे, गुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किसने करा था? तो फ्रेंड्स, ये करा था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुश्रुत हैं, इनको जो है शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। और देखिए, गुप्त वंश के बहुत बाद 1000 वर्ष बाद का इनका समय है। ठीक है, इसीलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना बिल्कुल उचित नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि चीनी यात्री हेनस्वेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो फ्रेंड्स, यह नालंदा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में यह आया था। उसके बाद देखिए, हेनस्वेंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो मथुरा था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी उस समय। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि बाण निवासी थे। तो वानभट्ट जो थे यह निवासी थे कहाँ के? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना जो है याद रखेंगे, हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक। ठीक है, चंडी शतक ये याद रखेंगे। चंडी शतक, हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये सब वानभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो इसने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। तो देखिए, ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी?
तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। उसके बाद देखिए ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो सही आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। ठीक है, जावा सुमात्रा से इनका संपर्क था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव जो है दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये बालपुत्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालपुत्र देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो इसका विनाश का जो कारण था वो था आपका उस समय मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसी ने बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त करवाया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण के सहयोगी थे, तो ये आपका चंदेल। ठीक है, चंदेल शासकों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक। तो विक्रमशिला जो था इसका संस्थापक धर्मपाल था। ठीक है, अभी हम लोगों ने नालंदा पढ़ा है जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स यह है आपका कौन सा? कदम्ब। ठीक है, चोल, चेर और पांड इन्हीं का वर्णन हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए संगम युग में उरैर किसके लिए विख्यात था? तो देखिए उरैर जो था फ्रेंड्स यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, कपास तथा सूती कपड़ों का यह बहुत बड़ा केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर जरा आप कमेंट करके बताइए। कई बार हम लोगों ने इस वीडियो में मुद्रा राक्षस का जिक्र किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये चंद्रवरदाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। उसके बाद देखिए स्वप्नवदासा, यहाँ पर देखिएगा स्वप्नवास वदाता के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? तो भास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? मिलिंद पन्हो। ठीक है, देखिए पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो में नागसेन और मेनांडर के बीच जो वार्तालाप है उसी का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिलिंद पन्हो। उसके बाद देखिए हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित को लिखा है वानभट्ट ने। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, ये जो पुस्तक है वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी कि विलेज असेंबली, ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर की कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चोल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स ये गोपुरम कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। फ्रेंड्स टोटल 121 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा